अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट के रिलीफ को 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान पर 3 नई शरात आयद कर दी हैं। इससे पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल्स फराहम करने के 700 अरब रुपए के मनसूबे को भी खतरा लाहक हो सकता है। पंजाब हुकूमत को बिजली के बिलों में 30 सितंबर तक फराहम करदा सब्सिडी भी खत्म करना होगी। IMF ने वाज़ेह किया है कि आलमी मालियाती फंड के 37 माह के 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई भी सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतों को किसी भी ऐसे इकदाम या तरमीम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करना होगा जो IMF के साथ तयशुदा मयारात को मुतासर कर सकता है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर और इस्लामाबाद में 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इस सब्सिडी का मकसद बिजली के बिलों में कमी लाना और सोलर पैनल्स के मंसूबे को फरोग देना था। ताहम IMF की नई शराइत के बायस इस मंसूबे की तकमील अब मुश्किल नजर आ रही है। IMF ने पंजाब हुकूमत के फैसले पर एतराज करते हुए कहा है कि ये आलमी मालियाती फंड के साथ किए गए वादों के खिलाफ है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने आवाम को बिजली की कीमतों में फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए इस सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज़ किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि IMF की शराइत ने इस प्रोग्राम को मुश्किल में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 6 रुपये फी यूनिट तक कमी करने के लिए 2800 अरब रुपए खर्च करने का मनसूबा भी तैयार किया है। IMF ने इस मनसूबे पर भी सवालात उठाए हैं, खास तौर पर इस बात पर कि 1400 अरब रुपए की रकम मुख्तलिफ सूबों से फराहम की जाएगी, जिसमें पंजाब हुकूमत के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी इस मनसूबे को फंड देने से इनकार कर दिया है। IMF की शराइत और वफाकी हुकूमत के बिजली की कीमतों में कमी के इस मनसूबे ने पाकिस्तान के मालियाती हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। सूबाई हुकूमतों को IMF के साथ तयशुदा मयारात पर अमल दरामद करना होगा, वरना मुमकिन यह है कि मजीद माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बहरान के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात को भी कम किया जा सके और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मुआहदों को भी बरकरार रखा जा सके। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स की मांग बढ़ गई। माहिरा खूबसूरत और हुमायूं बेहतरीन अदाकार हैं। वसीम अब्बास ने फिरदौस जमाल को आड़े हाथों ले लिया। सितंबर किन 2 सितारों के लिए खुशकिस्मत रहेगा, माहिरीन की बड़ी पेशगोइयां। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बड़ी ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। होम सीरीज थी, होम ग्राउंड था, होम क्राउड था, होम कंडीशंस थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो सिर्फ होमवर्क नहीं था। जी हां, हम बात करें एक ऐसी क्रिकेट सीरीज की जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन को हैरान कर दिया है। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करके एक नई तारीख रकम की है और ये पाकिस्तान के लिए भी एक तल्ख हकीकत है, क्योंकि ये दूसरी मरतबा है कि उन्हें होम सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में रावलपिंडी में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। वो भी मैच हम सब ने देखा था और उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम किसी ना किसी तरह से कमबैक जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड में मौजूद है, कंडीशंस को बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि दूसरे टेस्ट में भी हमें वैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली और दूसरे टेस्ट में भी 6 विकेटों से बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। इस सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स की जो नाकिस कारकर्दगी है वो देखने में आई है, बैटिंग लाइन की जो नाकामी है वो भी नुमाया रही है। खास तौर पर दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को सिर्फ 185 रन का हदफ मिला, जिसका कामयाब ताकुब करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। इस सीरीज के दौरान कई अहम लम्हात भी देखने को मिले, जिनमें लिटन दास की पहली इनिंग्स में शानदार 138 रन की इनिंग्स भी शामिल है और मेहदी हसन मिराज की ऑलराउंड कारकर्दगी भी शामिल है, जिन्हें इस सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने भी एक अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर दूसरे टेस्ट में उनके 38 रन ने टीम को फतह की तरफ ले जाने में मदद दी। पाकिस्तान के लिए सीरीज यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है और खास तौर पर होम ग्राउंड पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये सीरीज इस बात की निशानदेही करती है कि अब टीम को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें बैटिंग लाइन की कमजोरी भी है, बॉलिंग की नाहमवारी भी शामिल है। होम ग्राउंड पर तवील अरसे से टेस्ट मैच जीतने में नाकामी भी
भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। और आज के शो का मकसद भी यही है कि हम सब ये समझ सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कौन से इकदाम जरूरी हैं। बांग्लादेश की टीम आखिर क्या देख कर आई थी, क्या वर्किंग करके आई थी, उससे भी हमें सीखना है। बांग्लादेश की जो तारीखी फतह है उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक सबक भी दिया है कि क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है और हमें अपने हरीफ को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सख्त मेहनत भी करनी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। होम सीरीज, होम क्राउड, होम ग्राउंड सब कुछ था, कंडीशंस हम लोगों को, हमने देखा कि कैप्टन ने कहा कि कंडीशन से हम उस तरह से अवेयर नहीं हो सके हैं। उस वक्त भी बड़ा सवालिया निशान था इस बात पर। होमवर्क नहीं कर सके हैं, बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप की तारीखी शिकस्त को। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर एक वेकअप कॉल तो है ये? वेकअप कॉल बहुत पहले से आना शुरू हो गई थी। अगर आप सच्चाई से देखें तो वेकअप कॉल काफी अरसे से आ रही थी। आप जिस तरीके से मुतवातर शिकस्तों का शिकार हो रहे थे और ऐसे ममालिक के खिलाफ के जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अमेरिका से आप हार रहे हैं, अल्लाह आपको 2 मौके दे रहे, सुपर ओवर में भी आपको मौका दिया, आपने उसका फायदा नहीं उठाया। फिर इंडिया का मैच 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें आपकी बाकी थी। इंडिया का क्राउड चला गया था न्यूयॉर्क के स्टेडियम से, आप वो मैच हार गए। फिर उसके बाद आप आयरलैंड का मैच देखें, आप हार गए। जिम्बाब्वे से आप मैच हार गए और अब बांग्लादेश आप देखें। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त, अगर मैं ये कहूं कि अपने सयाह तरीन दौर से गुजर रही है, मैं सयाह तरीन दौर की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है शायद 1955 भी नहीं था कि जब हमने क्रिकेट को आगाज किया था, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, पहले इंडिया हिस्सा था तो वहाँ क्रिकेट तो हुआ करती थी, तो क्रिकेट ऐसा नहीं था कि हमारी कमजोर रही, हमारी क्रिकेट हमेशा से स्ट्रांग रही है। लेकिन पिछले 10 साल के मैं स्टार्स अगर उठा के देखूं, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, मुझे ये तो चूजे लगते हैं इतने इतने से। उनकी बॉडी लैंग्वेज का आप आलम देखें पाकिस्तान क्रिकेट की। भाई, मैंने 30 साल क्रिकेट कवर की और देखी है, मैंने ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं देखा। इनका दिल गुर्दा ही नहीं है, ये ना यहाँ से स्ट्रांग है ना यहाँ से स्ट्रांग है। 171 रन भी बनाते हैं, 146 रन भी बनाते हैं, लेकिन वो रन पाकिस्तान क्रिकेट के काम नहीं आ रहे। जहां जरूरत होती है, जिसने 171 रन बनाए होते हैं, जहां जरूरत होती है दूसरी इनिंग में कि सिर्फ आपने रोक के मैच को ड्रॉ करना है, वो अजीब सा स्वीप मारते हुए आउट हो जाते हैं इनसाइड एज लग के। यानी कॉन्सेप्ट नहीं रहा हमें कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी कैसे। हम इतना हार हार के थक गए कि शायद हम हार के आदी हो गए। बड़ा जबरदस्त जुमला एक साहब ने कहा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जब पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से हार गए तो दूसरे टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो पहले में ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन दूसरे में तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कमबैक करेगी। आप सही कह रहे हैं। वो एक ने कहा कि हमने कमबैक किया ना, पहले 10 विकेटों से आ रहे थे, अब 6 विकेटों से आ रहे। शर्म का मकाम है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो बन चुकी है। हम वाकई में, मैंने कहा ना, शर्म का मकाम बन चुके हैं इस वक्त, जिस तरीके से हमें शिकस्तें हो रही है और जिल्लत हमें शिकस्त। नसीम साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में सही बात की थी कि जो वेकअप कॉल है हमें बहुत पहले से मिल गई थी। मैं चाहूंगा कि वो जो जहां से मामला सारा शुरू हुआ था उस तक जरूर जाया जाए। एशिया कप से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ है। आप क्या समझते हैं? हमेशा हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जिस तरह से तब्दील होती है, जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा, कभी कोई चेयरमैन आ रहा था, कभी कोई चेयरमैन आ रहा था, फिर वो अपनी टीम लेकर आ रहा था, इसका प्लेयर्स पर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता रहा। फिर कप्तानी जब तब्दील की गई, बाबर से लेकर शाहीन को दी गई, शाहीन से लेके बाबर को दी गई, उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई? देखिए, बाबर से जब कप्तानी ली गई उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया था। आपने बहुत अच्छा हवाला दिया एशिया कप का। आपको याद होगा, हम एशिया कप में जब गए थे तो इतने हंसते हुए गए थे, हमारी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। हमारे कप्तान से सवाल किया जाता है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में मेरे 16 कौन से होंगे। बिफोर एशिया कप वो कह रहे हैं वो मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे जी, और वो कह रहे थे मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। उस वक्त की स्टेटमेंट थी उनकी जी, उस वक्त की उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं, साफियों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था मैं ग्राउंड में आपको जवाब दूंगा। हाँ, ग्राउंड में आपको जवाब दूंगा इस चीज का। वो हल्के तो आ ही नहीं रहे थे किसी तरीके से। विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी तो वो ट्वीट करते थे कि घबराए नहीं, आप जल्दी कम बैक करेंगे। वो तो कम बैक कर गए, हमारे बाबर से कम बैक होके नहीं दे रहा है। आज की सूरत हाल अगर आप उठा के देखेंगे, फिर इंडिया के खिलाफ हम जिस तरीके से हारे, देखिए ये वो लॉट बन गई थी एशिया कप से पहले कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो परवाह ही नहीं थी कौन चेयरमैन है कौन चेयरमैन नहीं है। 5 खिलाड़ी ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए थे आपस में हाथ मिला के कि अब उसको तोड़ना मुश्किल था। कोई भी चेयरमैन आता था वो कहता था इस ग्रुप को अगर मैं खत्म करूंगा
तो मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने इस ताकत के साथ क्रिकेट खेली। नजम सेठी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे। नजम सेठी साहब वो वाहिद आदमी थे कि जिन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज से पहले स्टैंड लिया था और वो समझ गए थे कि ये ग्रुपिंग बहुत हद तक जा चुकी है। जब ये चला था कि सोचना भी मना है, ट्विटर पे जो एक ट्रेंड चलाया था इन लोगों ने जी, तो उसके बाद जो है वो नजम सेठी साहब ने बाबर को बाहर किया, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी और एक नई टीम शादाब की क़यादत में भेज दी। आप यकीन माने शादाब अगर वहां पे अपने दोस्तों से के साथ वफादारी ना करते तो पाकिस्तान वो सीरीज जीत जाता, क्योंकि 2 मरतबा पाकिस्तान को मौका था, 3 में से 2 मैच पाकिस्तान टीम जीत सकती थी, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज हार गई। उसका नतीजा ये निकला, हर कोई खड़ा हो गया कि आपने इसको बिठा दिया, उसको बिठा दिया। तो भाई अकल की बात करो। क्या आपका बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ये जितने आपके जो आपके हीरो कहलाते हैं, सो कॉल्ड हीरो, आप क्या ये आपके जो है वो हॉलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, ये नेदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, ये इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे? कुछ तो सोचो, कोई तो बैकअप बनाने की बात करो। सारी दुनिया, हमारे मुल्क में न्यूजीलैंड की टीम आ रही होती है, पता चलता है उसके 8 खिलाड़ी जो है वो इंडिया में बैठे हुए। हमारे यहाँ कोई और आ रहा होता है, पता चलता है उसके 8 खिलाड़ी कहीं और बैठे हुए। तो यार ये तो कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो और नसीम साहब उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत बार ये जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान में जो भी टीम आती है, हम न्यूजीलैंड की बात कर लें, किसी भी और टीम की बात कर लें, जो वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं तो अपनी बी टीम भेजते हैं, सी टीम भेजते हैं, डी टीम भेजते हैं, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना टफ टाइम देते हैं, यहां से मैचेस जीत के जाते हैं। नसीम साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम की बहुत ज़्यादा खामियां भी रही हैं। टीम यूनिटी जो है वो भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फैंस खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज वाइट वॉश की सूरत में हारा है। बैटिंग लाइन की जो नाकामी है उसको भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैट्समैन हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो एक प्रेशर होता है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ये कहा जाता है कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम विकेट लेने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो तैयारी एक थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी है। पहले टेस्ट मैच में भी जब अजहर महमूद ने भी बात की है या शान मसूद ने भी बात की है तो उन्होंने कहा कि हमसे पिच रीड नहीं हो सकी है, हम उस तरह से जो कंडीशंस थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो कि बांग्लादेश से ट्रैवल करके यहाँ पहुंची है, उनके लिए शायद ज़्यादा आसान हो गया इन तमाम कंडीशंस को समझना। जिस तरह से परफॉर्म उन्होंने किया, लिटन दास ने जिस तरह परफॉर्म किया, मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उनकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही है। और इन खिलाड़ियों की वजह से सीरीज में हमने देखा कि बहुत डिफरेंस पैदा हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है और यही वो बॉलिंग लाइनअप है जिसे दुनिया के तमाम एनालिस्ट ये कहते हुए हमें दिखाई देते थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, इसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और जब भी मैच स्टार्ट होता है हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो शुरू में विकेट्स लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर दिया जाता है दूसरी टीम पर। नसीम साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि फिर जो तमाम बातें आप कर रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जो प्लेयर पावर थी वो बोर्ड की पावर से बहुत ज़्यादा थी और आज उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं फिर हम। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए वो प्लेयर पावर थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमीज रजा साहब चेयरमैन है, हम कहते हैं जी कोई क्रिकेटर चेयरमैन नहीं आता, उन्होंने उस प्लेयर पावर को और हवा दी। वो जहां पर खुद अपनी टीम नहीं बना सके, वो खुद जो है वो एज ए चेयरमैन बनने के बाद ज्यादातर इस चीज पे रिलाई करते रहे कि मेरी टीम परफॉर्म करेगी, मैं बाबर को अगर बहुत अथॉरिटी दे दूंगा तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टीम जीतेगी तो हर आदमी चुप हो जाता है। तो उन्होंने ना तो अपनी टीम। नसीम साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम की कौन सी ऐसी बड़ी खामियां इस सीरीज़ में रही हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस नाकामी का सामना करना पड़ा है। बैटिंग लाइन की नाकामी की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है, और वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम का फोकस है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों की जो नज़र होती है वो बाबर की इनिंग्स पर होती है कि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने कितने सालों तक राज किया है ICC की टॉप रैंकिंग में भी एक इनफरादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन में बाबर को क्या करना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए,
चाहिए? क्या वो बाबर जैसे प्लेयर को भी ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरह से शाहीन को रेस्ट दिया गया है? क्या बाबर को भी रेस्ट देने की जरूरत है? टीम में कौन सी तब्दीलियां जरूरी हैं? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अब खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चुका है, जो पाकिस्तानी टीम के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से यकीनी मानों में करना चाहिए? और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। इस सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी हमने देखा कि खुरम शहजाद आए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन फिर जब दूसरी इनिंग्स बांग्लादेश की शुरू हुई है तो फिर वो भी को खातिर खा उसमें किरदार अपना नहीं अदा कर सके हैं। होम ग्राउंड पर मुसलसल शिकस्त का जो एक सामना करना पड़ रहा है उस पर भी अब शायद सोचना होगा टीम मैनेजमेंट को इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाने चाहिए। बांग्लादेश ने इस सीरीज़ में जो कारकर्दगी दिखाई है इससे क्या हमें आलमी क्रिकेट में उनकी जो बढ़ती हुई सलाहियत है उसका भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि हमेशा से ही कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बांग्लादेश को हराना, जिम्बाब्वे को, अफगानिस्तान को, यूएसए को, और अब ये तमाम टीमें पाकिस्तान को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से टफ टाइम देती हुई भी दिखाई देती हैं। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या एक बार फिर से वही होगा कि एक हफ्ते तक इस तमाम इशू पर बात होगी और जब कोई अगली सीरीज़ आएगी तब दोबारा हम इन्हीं तमाम प्लेयर्स को देख रहे होंगे फील्ड में और यही कह दिया जाएगा कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है? ऐसे मुल्क में जहां सबसे ज़्यादा फोकस क्रिकेट पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट पर लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग क्रिकेट पर की जाती है। नसीम साहब, आपसे मैं ये कमेंट लेना चाहूँगा कि 77 साल हो गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा है वो हमेशा से डे वन से क्रिकेट पर ही रहा है। हमारे जो बाकी एथलीट्स हैं, हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, इवन अगर हम नेशनल गेम की बात करें, हॉकी की बात करें, वो प्लेयर नाराज़ दिखाई देते हैं कि हम पर फोकस नहीं किया जाता। इतना फोकस्ड होने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतने ब्रांड्स की इन्वॉल्वमेंट है, इन तमाम प्लेयर्स को सेलिब्रिटीज की तरह, स्टार्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, फोकस और पैसा, ये आपने सही बात कही कि इनको एक तो फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है और दूसरा इस खेल में पैसा बहुत ज्यादा है। दोनों में फर्क है। मेरे ख्याल है अब सबको भागना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए 93 मीटर का जेवलिन थ्रो करना है उसमें। बाकी तो मेरे ख्याल है कौम अब इस तरफ लग जाएगी जहां पर हमें दिखाई देता है जब चल रहे होते हैं तो सब चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यार ये तो लाइटर नॉट पे बात कर रहा था, लेकिन हमने अपने खेल तबाह कर दिया। हॉकी स्कॉच जिसमें हम लीड किया करते थे खत्म कर दिए। क्रिकेट का तकरीबन वो हाल हो गया है। अब एक ही सजेशन दिखाई देती है इनके लिए कि आप जब इंग्लैंड के खिलाफ अक्टूबर में सीरीज खेले तो आप रिवैम्प करें, अपनी टीम बिल्कुल चेंज कर दें, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला गया। मैं बार बार कह रहा था बिफोर बांग्लादेश सीरीज आप बाबर को बिठाए, रिजवान को बिठाए, अपनी मेन प्लेयर्स को आराम दें, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तो बनाए। आपकी बेंच स्ट्रेंथ कोई चीज दिखाई नहीं देती है कि मैं कहूँ कि मेरी ये बेंच स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरी जगह पे ये आ जाएगा। मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। मेरा हॉलैंड के खिलाफ भी वही खिलाड़ी खेलता है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है। मैं कोई चीज बना ही नहीं पा रहा। तो बेहतर होगा, देखिए इनके इस एतमाद के जब इनके साथ हारना है तो हम अपना बैकअप क्यों ना बनाए। और मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर यंग खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हुई तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेगी कंपैरेटिवली ये जो टीम खेल रही है। ठीक है नसीम साहब, तो फिर इस चीज पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। जिस तरह से हम बाबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम सब की नजरें बाबर की परफॉर्मेंस पर नहीं होती, पूरी दुनिया की नजर होती है। आईसीसी रैंकिंग में उन्होंने बहुत अरसे राज किया है, कई सालों तक राज किया है। उसके बावजूद आप क्या देख रहे हैं? अगर एक प्लेयर का बैड पैच आया है, उसको उससे निकलने के लिए आपको क्या लगता है बाबर की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? रेस्ट करना चाहिए? किसी बैटिंग कोच के साथ उन्हें जो टेक्निक उनकी खराब हुई है उस पर काम करने की जरूरत है? दुनिया भर में हमने देखा जब भी प्लेयर्स ऑफ कलर नजर आते हैं वो खुद साइडलाइन हो जाते हैं, वो अपनी उस चीज पर काम करते हैं और फिर वापस आते हैं। पर यहां तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल उस पर काम शायद उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में बाबर आजम जो कैलिबर बाबर का आता वो टॉप 5 ब्रैकेट में आते थे जो बैट्समैनों का है, उसमें उनका शुमार होता था। वो टॉप 5 बैटर्स में कहलाते थे। लेकिन अगर उनकी कंसिस्टेंसी में देखूं तो वो बहुत ही अब तक दिखाई दे रही है। बाबर की कंसिस्टेंसी 2 साल से खत्म है। ये 2 साल कौन से हैं पता है आपको? ये 2 साल वो है कि जहां पर बाबर का एज ए कैप्टन जॉय राइट खत्म हुई और जहां उनकी दोस्ती वाली जॉय राइट खत्म हुई वहां बाबर का ग्राफ एकदम नीचे आ गया। देखिए ये नियतों की बात है, जब आप नियतें अपनी खराब कर लेंगे, मेरा दोस्त खेलेगा और कोई नहीं खेलेगा, तो फिर आपको वो टीम देखना पड़ता है, क्योंकि आपने जिसका हक मारा था वो आपने मारा था, किसी और ने नहीं मारा था। उसका हिसाब किताब तो आपने अपनी बॉडी के अंदर से देना है ना भाई, कि मैंने ऐसा कैसे किया कि जब डिजर्व करता था अबरार। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यार, हमने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। अभी मुझे अबरार याद आया,
अबरार को आप घुमाए जा रहे हैं, यही अबरार था जिस लेकिन बिल्कुल नसीम साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अबरार को तो हम यूटिलाइज ही तब करते हैं जब कोई आखिरी मैच रह जाता है, प्रेशर मैच रह जाता है, उस सिचुएशन में उस बेचारे को लाकर खड़ा कर देते हैं कि भाई अब आप परफॉर्म करके दिखाएं। वैसे उसको बेंच लाइनअप पे बिठाई रखेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। देखिए ना, आपने उसका भी कॉन्फिडेंस खत्म किया, अभी नसीम शाह के पीछे लगे। नसीम शाह ने क्या गलत बात की थी यार? नसीम शाह ने सिर्फ इतनी सी बात तो कही थी कि भाई अगर आपसे तेज पिचें नहीं बन रही तो स्पिन ट्रैक बना ले ताकि आप अपना होम एडवांटेज हासिल कर सके, जो सारी दुनिया हासिल करती है। आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। तो आपने क्या ये स्कूल की क्लास बना दी है कि पिन ड्रॉप साइलेंस आप, और फिर सबके लिए क्राइटेरिया बराबर होना चाहिए। देखिए हम जब से सुन रहे हैं शहीनशाह अफरीदी, शहीनशाह अफरीदी, शहीनशाह अफरीदी, शहीनशाह अफरीदी इज अ मैच विनर। उसका कॉन्फिडेंस भी आप खत्म करके रख दिया है। कभी कप्तान, कभी वाइस कप्तान, कभी इधर से हटाओ, कभी उधर बिठा दो, कभी लोग ये दिखा रहे हैं उसने कंधे पे से हाथ हटा दिया। मकसद है आपने उसको जो है वो क्या कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया है क्रिकेटर की जगह। तो कि वो खिलाड़ी जो फड्डे करता रहता है, वो तो ये करता रहता है, दिमाग ऐसा है। यार आप कैसे लेके चल रहे हो अपनी क्रिकेट को? थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत दिखाई देती है। आप जरूर देखिए, सर्जरी कहाँ बनती थी? सर्जरी आफ्टर वर्ल्ड T20 बनती थी। आप बांग्लादेश की सीट आप नए लोगों को आते। 2003 वर्ल्ड कप का डेबेकल हुआ था। जनरल तौकीर जिया साहब ने पूरी टीम बदल दी थी। राशिद रतीब की क़यादत में कामरान अकमल, मोहम्मद शमी, यूनुस खान, यासिर हमीद एक नई टीम खेली। वो हारते हारते सीरीज जीत गई थी, हारी नहीं थी वो। तो ऐसे ही इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप, लेकिन अभी शायद ऐसा लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इतना बड़ा शायद रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। मोहसिन नकवी साहब खुद कह चुके हैं कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है, टेस्ट मैचेस जो हैं वो स्पिनर्स हमेशा जिता के देते हैं, जो मैंने जहां तक देखा है। आपको क्या लगता है, अगर हमारे पास अब सईद अजमल जैसा कोई बॉलर नहीं है, यासिर शाह नहीं है, सिकलैन मुश्ताक नहीं है, मुश्ताक अहमद नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट पर तो काम ही बिल्कुल नहीं किया जा रहा। हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या है यार? हम जो बार बार चीखते रहते हैं हमारे फास्ट बॉलर, हमारे फास्ट बॉलर, क्या है हमारे फास्ट बॉलर? यार आप रैंकिंग तो उठा के सर 4 ओवर के फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स नहीं है। 4 ओवर का भी पता नहीं होता कौन कब कितनी मार खा जाएगा, ये भी गारंटी कोई नहीं है। स्पिनर हमने बनाना ही छोड़ दिया, हमें नहीं पता स्पिनर क्या है। देखिए अबरार, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना जेन्युइन तौर पे, हम तो जिसको सेट नहीं होने देते उसको सेट नहीं होने देते। जेन्युइनली अगर आप देखेंगे, अबरार इज अ वाइड बॉल बॉलर। वो ओडीआई और T20 के बॉलर नहीं, वो टेस्ट के बॉलर नहीं है। दुनिया के जितने मिस्ट्री स्पिनर्स हैं उन्होंने वाइड बॉल क्रिकेट खेली। अजंता मेंटेज आप उठा के देखें, आप जो है वो वेस्ट इंडीज के जो क्या नाम है उनका, जो बैटिंग भी करके देते बड़े उनके स्पिनर, कोलकाता नाइट राइडर्स से भी खेलते, आप वो देखें। सुनील नारायण, आप उनको देखें, वो भी वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। जितने मिस्ट्री स्पिनर है वो वाइड बॉल खेलते हैं। हमें ये नहीं पता कि इस पिच के ऊपर स्पिनर खिलाना है या नहीं खिलाना, 4 फास्ट बॉलर से नहीं जाना। यार हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। माजरत के साथ अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं बहुत सीरियस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी स्किन के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से और आपके खूबसूरत लगने के हवाले से। तो खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर खूबसूरत लगने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स या फिर सर्जरी करवाना पड़े तो क्या आप ऐसा करने पर राज़ी हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब में बेशतर लोग हाँ में जवाब देते हैं। कहते हैं कि अगर पैसे हों तो फिर क्यों नहीं। ताहम कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कुदरती खूबसूरती को ही पसंद करते हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ों से दूर रहते हैं। पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा कुछ अरसे पहले तक तो हम देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही लिया करते थे, लेकिन अब ये शौक आम लोगों में भी तेज़ी से फैल रहा है, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सर्जरीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग अपने खदोखाल तब्दील करके खूबसूरत दिखने के लिए नहायत महंगे ट्रीटमेंट्स भी करवाने लगे हैं। इसकी एक वजह इस मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में सोशल मीडिया के दबाव की वजह से बोटॉक्स और डर्मल फिलर जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का रुझान भी बढ़ रहा है। आम ख्याल यह है कि ख़वातीन ही पुरकशिश लगने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं हैं और वो इस तरह के तमाम प्रोसीजर्स करवाते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नबिया रहमान साहिबा ने हमें शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया
आपके वक्त के लिए वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम। यू आर वेलकम जी। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी मोनोलॉग में भी जिक्र किया कि पहले तो ये प्रोसीजर सिर्फ सेलिब्रिटीज करवाते थे, उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अगर एजिंग हो रही है उसको किसी तरह से रोका जाए, खूबसूरती को मजीद एनहांस किया जाए। अब वो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि आम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं जिनका स्क्रीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल उनका भी राइट है खूबसूरत दिखना। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल मीडिया का है, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि हमें इतनी अवेयरनेस हो गई है और दुनिया जो है वो इतनी क्लोज हो गई है कि जो कुछ पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता था वो वहीं पे रह जाता था, मगर अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स सारी सर्जरीज की वो यहाँ पर आ गई हैं, तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत हो गई है। ठीक है, इवन यहाँ पर इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं कि लोग बाहर से भी ट्रीटमेंट कराने आते हैं। उसकी एक रीज़न ये तो है कि डॉक्टर्स अच्छे हैं, साथ ही साथ ये प्रोसीजर्स बाहर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं। जी बिल्कुल। मेरी प्रैक्टिस यूके में भी है। मैं 2 महीने यूके में होती हूँ, 2 महीने पाकिस्तान में करती हूँ, तो मैं उसको कंपेयर बड़ी अच्छी तरह कर सकती हूँ कि यूके में जो सर्जरीज़ हैं वो एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इंग्लैंड से ट्रैवल करते हैं और पाकिस्तान आते हैं और वो यहाँ सर्जरीज कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वही सर्जन उनको मिलता है जो वहाँ मिलता है, वही टेक्निक्स मिलती हैं, मगर कॉस्ट यहाँ पे कम है। और फिर यहाँ पे हर चीज़ एडवांस हो रही है, यहाँ पे हमारी पोस्ट ऑप केयर और सब कुछ बहुत बेहतर है। ठीक है, इसलिए लोग आते हैं। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि जो कॉस्मेटिक सर्जरीज अभी हो रही हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर्स जितने भी हो रहे हैं, हमेशा से खवातीन को ही कहा जाता है कि वो पॉलर ज़्यादा जाती हैं या वो इस तरह की प्रोसीजर ज़्यादा कराती हैं, लेकिन अब तो मर्द हजरात का जो एक नंबर है वो भी अब कम नहीं रहा। जी बिल्कुल। मेल्स को भी उतना ही हक है खूबसूरत लगने का और अच्छा लगने का जितना फीमेल्स को है, तो ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है मेल्स में भी, और ये इनकरेजिंग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी ना कि सिर्फ शौक के लिए की जाती है, बल्कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके कान प्रोमिनेंट हैं, ये सर्जरी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कॉमन है और मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर अगर किसी के कान प्रोमिनेंट हैं तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा, और लड़कियों में स्पेशली एग्जैक्टली वो अपने बाल नहीं बांध सकती हैं, हर वक्त अपने कानों को कवर रखेंगी, तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम उसको एक छोटे से ऑपरेशन से सही कर दें और वो कान हम पिन बैक कर दें तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैं भी कुछ नाम भी पढ़ा हूँ, बोटॉक्स है, डर्मल फिलर हैं, तो ये नाम सुन के ही थोड़ा सा होता है कि ये किस, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप इनको एक्सप्लेन ज़रूर करें। देखिए, इसकी अवेयरनेस लोगों में बहुत आ गई है वैसे, मगर ये है कि मेरी ये हैबिट है और मेरी ये प्रैक्टिस का हिस्सा है कि जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़। हाँ जी बिल्कुल। बोटॉक्स और फिलर्स तो अब आम हो गए हैं बिल्कुल, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपने एक छोटा सा प्रोसीजर भी कराना है तो आप किसी अच्छे क्लिनिक में जाएं, किसी अच्छे रिनाउंड डॉक्टर के पास जाएं और उसका वर्ड ऑफ माउथ आप पता करें कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोटॉक्स एक छोटा सा इंजेक्शन है, लेकिन अगर वो गलत लग जाए तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और ऑल्दो इट इज़ रिवर्सिबल, कुछ अरसे बाद वो रिवर्स हो जाते हैं, मगर फिर भी उतना अरसा आप छुप के रहेंगे घर में और आप किसको मिलेंगे नहीं। सो ऑल दोज थिंग्स। इसी तरह फिलर्स, और किसी चीज़ को ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल एक नेचुरल रिजल्ट्स देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उसको एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज़ कर दें तो वो बहुत आर्टिफिशियल लगती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक हमने ये भी प्रोसीजर सुना कि पाकिस्तान में भी शायद अब शुरू हो चुका है टांगों की लंबाई बढ़ाने का, हाइट बढ़ाने के लिए। ये क्या वाकई में प्रोसीजर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर कितना सेफ है या कितना अनसेफ है? देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें बोन को एक्चुअली फ्रैक्चर किया जाता है और उसके बाद एक लिजरॉफ टेक्निक इसको कहते हैं, और एक फिक्सेटर लगाया जाता है, फिर उसको स्ट्रेच किया जाता है, और ये प्रोसीजर 3-4 महीने का होता है। ठीक है। और मैं ये समझूंगी कि अभी इतनी एडवांसमेंट यहाँ पे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर। तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। ये सुनने में बड़ा पेनफुल लग रहा है। एग्जैक्टली। एंड
इसमें कॉम्प्लिकेशंस और ख़राबी के चांसेस भी हैं, तो आप अपनी एक नॉर्मल लेग को कटवा के आप उसको लंबा कर रहे हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए। इसी हवाले से मैं एक और थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत हो रही है पतला करने के लिए। लोगों को पतला होने का बहुत शौक है, स्लिम होने का, स्मार्ट होने का, किसको नहीं है, मगर ये बैरिएट्रिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है और इनअप्रोप्रिएट हो रही है। ऐसे लोगों में हो रही है कि जिनको ज़रूरत नहीं है, और बच्चों में भी हो रही है, और मैंने तो सुना है कि कुछ डेथ्स भी हुई हैं। So you have to be very careful about these procedures. ठीक है। अच्छा, जिन प्रोसीजर्स की अब हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे कि हम फिलर्स की बात कर रहे हैं या कोई भी एस्थेटिक्स के कोई भी प्रोसीजर की बात करें, ये कितने सेफ हैं? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि बहुत सी नीडल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो बहुत से ममालिक में शायद कि HIV के मुंतकली के भी कुछ केसेस शुरू में हुए थे, हमने देखा कि वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे। इसमें कितनी हकीकत है, उसको किस तरह से हमने देखना है कि जितने भी इक्विपमेंट हैं स्टरलाइज्ड होने चाहिए या वो पैकेट से ओपन होके आप पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एक्चुअली ये जो फिलर्स होते हैं इनके साथ तो नीडल्स पैक्ड होती हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप कंटामिनेट करें नीडल्स को। मगर अगेन मैं वही बात कहूँगी कि आपको रिप्यूटेबल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका आपको पता हो, क्योंकि हर गली मोहल्ले में ये ये एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, और एवरीबडी मतलब जिसकी ट्रेनिंग नहीं भी है, जिसको कोई आइडिया भी नहीं है, वो भी ये करें। तो इसलिए आपको केयरफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कम पैसों की वजह से या एक चीप प्रोसीजर के लिए आप किसी गलत डॉक्टर के पास चले। लेकिन क्या ठीक है, आपने कहा कि हमें लोगों से भी पूछना है इस बारे में कि अगर हम किसी भी डॉक्टर से कोई भी प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं, और ये प्रोसीजर हैं भी इस तरह के, वाकई में मैंने भी देखा है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि एस्थेटिक्स के वो क्लिनिक सब जगह जगह बन चुके हैं, गली मोहल्लों में भी ऐसा हो रहा है। तो कोई ऐसा मयार उसको जांचने के लिए ऑब्वियसली आप एक सेटअप भी देखते हैं, आप डॉक्टर से भी मिलते हैं, लेकिन कौन से ऐसे फॉरम पाकिस्तान में हैं या बाहर ऐसे फॉरम हैं जिनसे उनका ऑथराइज्ड होना आप समझती हैं बहुत ज़रूरी हो? जी देखें, बाहर तो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। सबसे पहले आपकी जैसे मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती हूँ, तो आपकी रजिस्ट्रेशन GMC से होनी चाहिए। फिर हमारे रेगुलर अप्रेजल्स होते हैं, और उसमें आपको रेगुलर आपको कोर्सेज करने होते हैं। आपका लर्निंग कर्व हमेशा ऊपर जाना चाहिए डॉक्टर्स का, और अगर आपका एवरी ईयर आपका अप्रेजल आपका नहीं होता प्रॉपर्ली, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहाँ पर। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह के प्रोसीजर से, और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो या इस तरह के कोई सिस्टम हो जिसमें ये सब चेक हो सके। ठीक है। अच्छा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर गलत प्रोसीजर हो गया या कोई गलत इंजेक्शन लग गया तो फिर उन्हें उतने टाइम के लिए ज़रा साइड पर रहना पड़ता है। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ हमने देखा कि जब उन्होंने शुरू में प्रोसीजर्स करवाए, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल चेंज हो गया, तो फिर उसको ठीक कराने के लिए फिर प्रोसीजर पे प्रोसीजर, तो ये किस तरह से हो जाता है, और ये क्या मैनेजेबल है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, या कैसे मैनेज होता है फिर? जी, इसमें एक्चुअली आपको ओवरडू नहीं कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एडिक्टिव भी हो जाते हैं लोग कि अगर वो कोई एक चीज़ कराते हैं तो दे वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, देन दे गो फॉर अनदर प्रोसीजर, और फिर वो करते करते वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो अच्छा डॉक्टर है उसको ये एडवाइस करना चाहिए कि अगर एक पेशेंट बार बार आपको एक ही प्रोसीजर या डिफरेंट प्रोसीजर्स बार बार चाह रहा है, तो आप उसको गाइड करें कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और अब तुम्हें स्टॉप करना चाहिए, अब वेट करना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेशेंट तो लेमैन है, वो जब आपके पास आता है उसको तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको तो ये चाहिए कि वो खूबसूरत लगे, राइट? तो ये तो आपका काम है कि आप उसको बताएं, ऑनेस्ट ओपिनियन दें उसको, और आप उसको समझाएं किस प्रोसीजर की जरूरत है, किसकी नहीं है। ठीक है। अब मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको सही एडवाइस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पेशेंट अगर मेरे पास आता है कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उसको सही एडवाइस करूँ कि तुम्हें नॉन सर्जिकल चाहिए, या आपका नॉन सर्जिकल से आपका काम नहीं चलेगा तो आपको सर्जरी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली जो नॉन सर्जिकल प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं एस्थेटिक्स, वो पेशेंट को पुश करते रहते हैं कि आप ये भी करा लें, आप ये भी करा लें, आप ये मशीन भी लगवा लें, आप ये भी, मतलब दे जस्ट ट्राई टू यू नो इन्वॉल्व पेशेंट इन, और उनको सही ओपिनियन नहीं देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर
एक डॉक्टर फिजिशियन के पास चला जाए तो वो फिजिशियन कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपको अब सर्जरी की ज़रूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर प्रॉब्लम इश्यूज। ठीक है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दो चीज़ें अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो एज के हवाले से कि किस एज में जाके हमें ज़रूरत पड़ती है इन प्रोसीजर्स की, या उस सर्टेन एज से पहले नहीं करवाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने अर्ली एजेस में भी ये तमाम प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उनके हम देखते हैं कि फाइन लाइंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, आंखों के गिर्द वो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, या माथे पर उनके हम देखते हैं कि वो ऐसे ज़्यादा करने से ब्रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों सिनेरियोज में कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई एज सच एज नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो कटिंग पॉइंट कि यहाँ से अब आप ये कराना शुरू कर दें, क्योंकि हर इंसान एक डिफरेंट तरह से एज बट ऑन अ सेफ साइड, कि बच्चों को तो नहीं जाना ना इस तरह। नहीं, ऑब्वियसली, मगर हर इंसान एक डिफरेंट तरह से एज करता है। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी में दो तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। एक तो ये कि जो एज रिलेटेड होते हैं, जिससे हम रिजुविनेट करते हैं पेशेंट्स को या एजिंग को रिवर्स करने के लिए करते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कंजेनिटल एनोमलीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी प्रोमिनेंट ईयर्स। अब प्रोमिनेंट ईयर्स पैदाइशी तौर पे होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल भी होते हैं। बच्चों में ये बहुत कॉमन है, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके ईयर्स प्रोमिनेंट होते हैं। तो इंग्लैंड में मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों पे ये सर्जरी की है कि जब स्कूल गोइंग एज में बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टीज किया जाता है, दे आर कॉल नेम्स और बुली किया जाता है। तो ये सर्जरी बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में होती नहीं है, NHS में, तो वो प्राइवेटली कराते हैं, तो वो बड़े पेशेंट भी मेरे पास आते हैं। इनफैक्ट आई डिड 70-year-old पेशेंट हु केम प्रोमिनेंट ईयर्स के साथ। ठीक है। और उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं ये करा लूँ। मैं सारी उम्र करवाना चाहता था मगर नहीं करा सका। तो इसलिए डिफरेंट तरह के प्रोसीजर डिफरेंट एज में होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो एज को रिवर्ट करने के लिए प्रोसीजर्स होते हैं या आपकी रिजुविनेशन के लिए, वो तो फिर आपको एजिंग के साथ करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वैम्पायर फेशियल क्या है? ये नाम ही बड़ा डराने वाला है। तो ये असल में क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है? जी, वैम्पायर फेशियल काफ़ी कॉमन अब तो हो गया है। उसमें आपका अपना ब्लड लिया जाता है और उसको जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, और नाम से तो ये काफ़ी खौफनाक लगता है। बिल्कुल। और उसको हम एक मशीन के जरिए उसमें से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल स्टेम सेल्स का दौर है, उसी तरह से प्रोसीजर है। इट्स सेम बेसिकली। और उसको फिर फेस में इंजेक्ट भी करते हैं और फेस पे अप्लाई भी करते हैं। सो इट्स क्वाइट गुड फॉर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से सो कॉल्ड लॉग अपना चैनल बनाया हुआ है, उन्होंने वो वीलॉग रिकॉर्ड करते हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म की टिप्स देते रहते हैं, जिसमें किसी ना किसी बिला वजह कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन को कोट कर देते हैं कि जी इतने बड़े प्लास्टिक सर्जन है, पर वो कहते हैं कि आपको रात को चेहरे पर आइसिंग करके ज़रूर सोना चाहिए। तो एजिंग के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमने उन्हें कंट्रोल करना है इन प्रोसीजर से पहले, अगर हम वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो यहाँ तक हमें थोड़ा सा कम आना पड़े? जी देखिए, ये तो इस पे तो मेरा फर्म बिलीव है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। और ये आइसिंग इज़ वेरी गुड। आइस से अगर आप अपनी आइसिंग करते हैं फेस की, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपकी ब्लड सप्लाई को बेहतर करती है। और इसके अलावा आपको सन प्रोटेक्शन बहुत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूवी जो रेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके लिए आपको अब तो काफ़ी अवेयरनेस होगी, सन ब्लॉक लोग यूज़ करते हैं, वो करनी चाहिए। और अपनी स्किन को क्लेंस करना चाहिए, इवन मेल्स को भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दिन में जो डस्ट और सारा कुछ आपको इफ़ेक्ट करता है आपकी स्किन को। तो अब रात को सोने से पहले थोड़ा सा क्लेंस कर लें फेस को, और थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज कर लें अपने फेस को। नाइट क्रीम यूज़ करें, डे क्रीम यूज़ करें, और सन ब्लॉक यूज़ करें। तो ये सारी अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी रहेगी। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त की जा रही है। हर इंसान ने अब अपना ब्रांड खोल लिया है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सप्लायर से, या पाकिस्तान में या इवन चाइना से अपनी प्रोडक्ट एक रेडी करवा रहा है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग करवा रहा है और मार्केट में उसको बेच रहा है। तो वो एक असल नकल की पहचान किस तरह से हो सकती है? कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फिर देखने ज़रूरी हैं कि यार ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल हैं भी या नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ वो ऑर्डर कर देते हैं, यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान की स्किन टाइप डिफरेंट है। किसी को अगर एक्नी है वो डिफरेंट टाइप की है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है। तो ये कैसे फिर हम उसको पहचान सकते हैं? इसके लिए बेहतर तो ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप उसकी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें यूज़ करें।
और आई नो कि पैकेजिंग अच्छी देखकर या इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देख के आप यूज़ करना शुरू कर दें तो समटाइम्स वो आपको हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए, लेकिन आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आजकल तो हर एक के पास गूगल की अवेलेबल है, तो आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं, खुद भी नॉलेज ले सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है और क्या आपको यूज़ करना चाहिए। सो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा खुद भी अवेयर होना चाहिए और सेल्फ एजुकेशन भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नबीहा रहमान साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और यकीनी तौर पर हमें अपनी स्किन का डे 1 से ख्याल रखना चाहिए और जो प्रोसीजर्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये हमें बहुत सोच समझ के करवाने चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर का जो इंतखाब है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म के हेल्थ हैजर्ड से भी बचा जा सके, किसी भी किस्म के नुकसान से भी बचा जा सके और हम जो अपनी स्किन है उसको बेहतर तरीके से भी ट्रीट कर सकें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल की जानिब से उस स्टेटमेंट के हवाले से जो कि माहिरा खान और हुमायूं सईद पर उन्होंने तबसरा किया है, जहां पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक नई बहस अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में वसीम अब्बास ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की है जहां उन्होंने फिरदौस जमाल के तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फिरदौस जमाल ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में माहिरा खान की बढ़ती उम्र को निशाना बनाते हुए कहा था कि वो हीरोइन के किरदारों के लिए मुनासिब नहीं है और उन्हें अब ऐसे किरदार अदा नहीं करने चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये डिबेट सोशल मीडिया पर आए रोज अब तूल पकड़ती जा रही है। इसी प्रोग्राम में उन्होंने हुमायूं सईद की अदाकारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुमायूं सईद को एक बेहतरीन अदाकार नहीं कहा जा सकता। इसके जवाब में वसीम अब्बास ने फिरदौस जमाल के इन तबसरों को गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी की उम्र पर बात करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात माहिरा खान जैसी मारूफ अदाकारा की हो। उन्होंने कहा कि माहिरा खान ना सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा हैं बल्कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। यहाँ तक उन्होंने क्रॉस द बॉर्डर भी काम किया है। उन्होंने मिसाल दी कि माहिरा खान ने फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए उनकी तारीफ करना ही चाहिए। वसीम अब्बास ने फिरदौस जमाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक सीनियर अदाकार होने की हैसियत से हमें ज़रूर ये चाहिए कि अपनी राय देने में हम एक मोहतात रवैया अपनाएं। उन्होंने कहा कि अदाकारी के मयार पर तो बात की जा सकती है लेकिन किसी की उम्र पर बात करना बिल्कुल भी मौजू नहीं है। हुमायूं सईद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो एक कामयाब कमर्शियल सुपरस्टार हैं जिन्हें अवाम की तवज्जो हासिल करने का फ़न भी बखूबी आता है। हुमायूं की अगर फ़ैन फॉलोइंग भी देख ली जाए वो भी बहुत बड़ी है, वो अपने काम में देखते हैं तो बड़े माहिर नज़र आते हैं। वसीम अब्बास ने फिरदौस जमाल के साबका बयानात का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे तबसरे जिनसे इंडस्ट्री के दूसरे फनकारों की हौसला शिकनी हो उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमें सफ़र करती दिखाई देती है। मजीद उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भी अगर हम क्रॉस दी बॉर्डर भी देखते हैं, सलमान खान वहाँ पर मौजूद हैं, शाहरुख खान वहाँ पर मौजूद हैं जो कि तकरीबन 60 साल के हो चुके हैं। ये तमाम अदाकार भी अपनी उम्र के बावजूद कामयाबी से काम कर रहे हैं, अपने आप को मेनटेन करके चल रहे हैं और यही तमाम चीज़ें पाकिस्तानी फ़नकारों पर भी लागू होती हैं। हमें अपने फ़नकारों को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। वसीम अब्बास के जो बयानात हैं सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद उनके ख्यालात से इत्तफाक करती नज़र आ रही है और इससे बात वाज़ेह होती है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ना सिर्फ काम की सलाहियत को सराहा जाना चाहिए बल्कि जो फ़नकारों की इज़्ज़त और एहतराम है उसका भी यकीनी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे जामिया कराची के सिंडिकेट के हालिया इजलास की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी का फैसला किया गया है। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर इस इजलास और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम गर्दिश कर रहा है, जिससे मुताल्लिक चामगोइयाँ जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक जामिया कराची के सिंडिकेट ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री को गलत करार देकर मनसूख कर दिया है, लेकिन इसे जाली करार नहीं दिया गया। डॉक्टर रियाज अहमद जो सिंडिकेट के रुकन हैं, उनका दावा है कि उन्हें पुलिस ने इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ज़राए कह रहे हैं कि सिंडिकेट ने जस्टिस जहांगीर की डिग्री को गलत करार दिया लेकिन जाली नहीं करार दिया। जस्टिस जहांगीरी ने अपनी इब्तदाई तालीम पेशावर से हासिल की और बाद में कराची यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1992 में उन्हें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की रुकनियत मिली और 2020 में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मैंस कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात को मंजूर किया गया था, जिसमें डिग्री की मनसूखी भी शामिल है। कमेटी ने इस मामले पर कोई फैसला न करने का मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन सिंडिकेट ने डिग्री मनसूख कर दी। डॉक्टर रियाज अहमद ने दावा किया है कि उन्हें इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानूनी तरीके
तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की और ये कार्रवाई उनके ख्याल में दबाव का नतीजा है। इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वकला, सियासी मुबस्सरीन और तजियाकार अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मारूफ माहिर कानून मियाँ दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा ये जो फैसला सामने आया उस हवाले से आप हमें बताइएगा। सिंडिकेट ने जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का फैसला दिया है, ये है किस बुनियाद पर? ये इस बुनियाद पर फैसला किया गया है कि मौजूद जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो कभी बतौर वकील तालिबे इल्म ही नहीं रहे। उन्होंने कभी किसी तालीमी अदारे से वकालत की डिग्री हासिल ही नहीं की। वो कभी किसी लॉ कॉलेज में तालिबे इल्म ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब उस वक्त अपना असलुल इस्तेमाल करके एक बोगस एनरोलमेंट के ऊपर अपना इंदराज करवाया और अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाए थे। इस बुनियाद के ऊपर सिंडिकेट ने इनकी डिग्री को मंसूख जो है वो करार दिया है। लेकिन दाऊद साहब, आप थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ इसको एलैबोरेट थोड़ा सा कर दें, फिर गलत डिग्री और जाली डिग्री का जो एक फर्क है वो किस तरह से पता चलेगा? अनवार साहब, हर उस पाकिस्तानी को, हर उस वकील को, हर उस सहाफी को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि वो ये कहता है कि ये डिग्री गलत है, जाली नहीं है और इस डिग्री को मंसूख किया गया है, जाली करार नहीं दिया गया। जो भी शख्स इस डिग्री की ये तशरीह कर रहा है उसको मेरी राय के मुताबिक तो सिर्फ जो है वो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब किसी आम सियासतदान का मामला आता है, आम ब्यूरोक्रेट का मामला आता है, तो हम दूसरी तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूंकि मौजूद जज साहब का मामला आ गया है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर किसी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो डंके की चोट के ऊपर गलत को गलत और सही को सही कह रहे, बल्कि अपनी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। ये डिग्री इसीलिए तो मंसूख की गई। तो ये बात कहना है कि इसको जाली डिग्री ना करार नहीं दिया गया, उन लोगों की असल के ऊपर सिर्फ मातम करार दिया जा सकता है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो टर्म फिर यूज कर दी गई है, तो फिर क्या इस फैसले में ये कानूनी खामी है, ये इखलाकी खामी है? अनवार साहब, इस फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं है, ना कि इखलाकी खामी है। जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज मंसूख करने के लिए लैंग्वेज उनके रूल्स के अंदर, उनके स्टैट्यूट के अंदर, उनके एक्टों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वही उन्होंने इसके बारे में इस्तेमाल की है। उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी डिग्री को कहें कि ये डिग्री इंतहाई खूबसूरत डिग्री है। इस डिग्री की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, डिग्री के रुख्सार जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये यूनिवर्सिटी का नहीं मैंडेट, तो उन्होंने डिग्री या जारी करनी है या विड्रॉ करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन फिर इस मामले के साथ जो डॉक्टर रियाज अहमद साहब जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो कोई कानूनी पहलू है या फिर उनकी जो हिरासत है वो कोई दबाव है, किसी और असर की निशानदेही कर रहा है? वो मैं प्रोफेसर रियाज साहब की बात से 1000% इत्तफाक करता हूँ। उनको अगवा किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। उनके 1000 एतराजात थे सिंडिकेट के इजलास में शिरकत ना करने के ऊपर, वो सारे दुरुस्त हैं, सारे तस्लीम कर लिए गए। मैंने और आपने, हम दोनों ने तस्लीम कर लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर रियाज साहब के अगवा की वजह से किसी शख्स की डिग्री जो है, जाली डिग्री जो है वो असली हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोफेसर रियाज साहब की बात एक हकीकत है, 1,00,000% सच है, फिर भी वो जाली डिग्री जो है वो किसी सूरत असली नहीं हो सकती। प्रोफेसर रियाज साहब अगर उस सिंडिकेट के इजलास में शिरकत नहीं कर लेते तो उन्होंने कोई एटम बम जो है वो नहीं गिरा लेना था। लेकिन क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा रंगबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और मामले को मुतलादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो खुद ही जो है वो नाराज औरतों की तरह उन्होंने एक डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया कि मुझे फलां पुलिस बुला कर लेके गई, फलां पुलिस बुला कर लेके गई। बड़ा सादा सा सवाल है, अगर वो सिंडिकेट की मीटिंग में बैठ जाते और वो इख्तिलाफ नहीं कर लेते तो क्या फिर जो सिंडिकेट है वो मेजोरिटी में थी, वो डिग्री मंसूख नहीं कर सकती थी? कानून इस बात को इजाजत देता है कि मेजोरिटी डिग्री मंसूख कर सकती थी, तो उन्होंने कर दी। इसमें प्रोफेसर रियाज साहब के बयान को लेकर ये बात कहना कि मैं और आप, हम सारे इस बात की इजाजत दें कि एक शख्स जिसकी डिग्री जाली है, जो इनके आर्टिकल 193 के तहत जज बनने की तालीमी काबिलियत पर पूरा नहीं उतरता, हम उस सब की हमायत करेंगे। हम सब के लिए शर्म का मुकाम है जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए, इससे ज्यादा शर्म का मिसाल कोई नहीं है कि एक मशहूर डिग्री वाला, जाली डिग्री वाला जज जो है
वो पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे इंसाफ फराहम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इस केस की समाअत आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवक्कुआत के मुताबिक होगी, एज पर एक्सपेक्टेशन होगी, और इससे जो अदलिया की खुद मुख्तारी है या एक अदालती निज़ाम है, अब उस पर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अनवर साहब, मैंने जैसे जहांगीरी साहब की तैनाती को आइन के आर्टिकल 199 के तहत 2 वारंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें ऐतराज लगा और उसके ऊपर बतौर ऐतराज के जवाब भी मैंने बड़ी सादा सी इस्तदा की थी इस मामले की इंक्वायरी करवा ली जाए, जो भी सच्चा है जो भी झूठा है इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज 8 हफ्ते हो गए हैं, 1 मिनट जिस केस के फैसले के ऊपर लगते हैं, एक लम्हा जिस नुक्ते को डिसाइड करने के ऊपर लगता है, आज 8 हफ्ते हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने उसका फैसला जो है वो नहीं फरमाया। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि एक वेरीफाइड किस्म की जो डिग्री जाली साबित हो गई है, उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 7 रुकनी बेंच है उन्होंने कागज जारी कर दी है। भैया आप जिस बुनियाद के ऊपर आवाम को, पब्लिक को, सोशल मीडिया को, सहाफ़ियों को सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले आप ये तो बोनाफाइड शो करें कि जैसे तारिक जहांगीर साहब की डिग्री जाली है, पहले आप तो ये बात साबित करें। पब्लिक ने तो आपके सामने सबूत रख दिए हैं कि इसकी डिग्री जाली है, अब आप लेके आए कि उसकी डिग्री असली है, लेकर आए मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन जामिया कराची के सिंडिकेट के इस फैसले के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस मामले के जो मजीद कानूनी पहलू हैं उस पर कार्रवाई अब होगी। बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तहकीकाती एजेंसीज हैं, FIA है, नॉर्मल रूटीन में अनवर साहब पता क्या होता है कि हमारी पंजाब बार कौंसिल में जब किसी वकील की डिग्री जाली निकल आती है, तो हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है उसके लेटर के ऊपर लिखकर भेजती है और मुतल्लिका जो पुलिस होती है उस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। तो असूली तौर के ऊपर तो जिस भी शख्स की ये डिग्री है तो जिसकी जो जाली वकील बनकर वकालत की प्रैक्टिस करता रहा है, उसके खिलाफ असूली तौर के ऊपर FIA को भी जो है वो मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है और पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है। हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो खामोश तमाशाई का हमेशा किरदार अदा करती आई है, उसकी भी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले का नोटिस लेके 24 घंटे के अंदर इसकी समाप्त करके दूध का दूध पानी का पानी करे। इस मामले को जितना लटकाया जाएगा, पाकिस्तान का निजाम अदल जो पहले से ही तनकीद की जद में है, जिसकी पहले ही परफॉर्मेंस जीरो है, जिस पर पहले ही लोगों का एतमाद ना होने के बराबर है, जो पहले ही सियासी पाबंदियों का शिकार हो चुके हैं, वो मजीद तनाज़ात का शिकार होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम देखें कोई भी वाकया रुनमा होता है उसका एक अलग से रिस्पांस वहाँ पर आता है, और अगर कोई कानूनी मामला भी है उसको सियासी रंग देने की कोशिश भी की जाती है, गैर कानूनी दबाव के तनाजुर में भी उसको देखा जा सकता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से, मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो भी मामला एक ऐसा है जिसको सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। अनवर साहब, मैंने गुज़श्ता 6 माह से इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ, एक मरतबा पहले भी आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने तमाम फैसले, तमाम इक़दाम डंके की चोट के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। यही बात जो है वो माफिया को तकलीफ दे है। इसलिए अब माफिया करता क्या है, अगर किसी के घर में बीवी नाराज हो जाती है तो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्तीफा दे, अगर किसी का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया तो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसला दे, अगर किसी की गाड़ी पंचर हो गई है तो कहते हैं कि पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस्तीफा दे। आप देखेंगे किसी भी एक शख्स ने इस बात को मुतालबा नहीं किया कि जैसे तारिक जहांगीर साहब जो है उसका उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनकी शफात इंक्वायरी करवाई जाए। जिसकी भी लकड़ी चोरी हो जाती है वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा दे। गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो है वो गुज़श्ता 6 माह पहले से अपने साथी जज साहबान को, अपने मुतल्लिका बाब को कह सकते थे कि उन्होंने एक्सटेंशन हो भी जाए, जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट में तो हो भी जाए, फिर भी मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। ना उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, ना उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है, ना वो एक्सटेंशन लेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर फितने की शक्ल में हमें एक फितने का सामना है और वो फितना जो है वो पाकिस्तान के हर चीज के ऊपर जो है वो उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए क्योंकि वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और इसके अलावा
कोई दूसरा हल नहीं है, वजह नहीं है, मकसद नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ जो है जिस भी शख्सियत के खिलाफ होगी वो बंदा हक और सच के ऊपर होगा, और पीटीआई जिसके भी हक में होगी वो लाजमी तौर के ऊपर करप्ट होगा, बददियानत होगा, बदकिरदार होगा। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तहरीक इंसाफ ने आज के दिन तक किसी ईमानदार शख्स की हमायत नहीं की, एक बार शख्स की हमायत नहीं की। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ जो है वो काबिल एहतराम जहांगीर साहब के हक में कंपेन चला रही है और काजी फायदा के खिलाफ कंपेन चला रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर, जिसके हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हालिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम नकात उठाए हैं। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया है कि मुल्क खैरात से नहीं चल सकता और इसके इस्तेहकाम के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने बताया कि मुल्क की करेंसी मुस्तहकम हो रही है और अफरात ज़र की शरह में कमी आ रही है, जिसका फ़ायदा सनती शोबे को होगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 18 से 24 माह में तमाम बकायाजात क्लियर हो चुके हैं और महंगाई की शरह 38% से कम होकर 9.6% पर आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि टैक्स महसूलात को बढ़ाना ज़रूरी है ताकि मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल टैक्स रेवेन्यू में 29% इजाफा हुआ, लेकिन ये अब भी 8.8% GDP के बराबर है, जो कि नाकाफ़ी है। उन्होंने सनतकारों और ताजरों से गुजारिश की है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के साथ जारी मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं और तवक्को ये है कि प्रोग्राम वक्त पर मंजूर होगा। इसके साथ ही उन्होंने सूबाई हुकूमतों के ताउन की भी तारीफ की और कहा कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात के बगैर मईशत की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीम ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि खैरात से मुल्क नहीं चलता है, इस बयान के पस मंज़र में आप क्या देख रहे हैं? जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो इस वक्त आपको कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की एक टिपिकल सी सिचुएशन है जो फंड के साथ एंगेजमेंट के बाद हो जाती है मुल्कों की। एक स्टेबिलिटी सी दिखाई देती है, रिजर्व्स बेहतर हैं, बाहर के खसारे थोड़े से बेहतर हैं, इकॉनमी स्लोअर है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। ये एक टिपिकल बिहेवियर है जिसमें इकॉनमी है इस वक्त। लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनकी एक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, कीमतों को का बढ़ने की शरह नहीं सिर्फ कम होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए। सो आई थिंक वो एक डिस्कनेक्ट सा फील करते हैं, बट उनको ये फील करना चाहिए कि अगर हालात ऐसे स्टेबिलिटी के ना होते तो शायद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। रुपया कहीं 315, 20, 25 पे होता, तेल की कीमत यहाँ से 20% ज़्यादा होती जब वो पेट्रोल पंप पे जाते। सो दैट्स द स्टोरी दैट अथॉरिटीज़ वर्ल्ड ओवर यही पिच करेंगी जब उसमें होगी। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के फंड का प्रोग्राम के एक तो क्लोजर होना चाहिए, दैट्स नंबर 1 दैट पाकिस्तान मस्ट डू, और उसके लिए $12 अरब और $2 अरब, ये दो चीज़ें कंफर्म होनी है। और आई रियली होप कि हम कंफर्म कर लेंगे अगले आने वाले चंद दिनों में। फिर हम एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजेंगे फंड को, फिर सर्कुलेशन होगी। सो इट टेक अ फ्यू वीक्स बट वी विल गेट देयर। ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो जाएंगी, जो भी IMF का एक प्रोग्राम है, जो नई केस्तानी है या जो भी नए मुआहदे हैं, वो तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसके बीच में पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था आवाम को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, और ये कहा गया था कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक के जो लोग हैं उन्हें एक अच्छा खासा रिलीफ, एक सब्सिडी पंजाब हुकूमत देगी, जिस पर सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिएक्ट करती है, हमें दिखाई दी कि अब जो सिंध के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे उनसे। उसके बाद अब IMF की तरफ से तो बड़ा क्लियर कट ये कह दिया गया है कि किसी भी किस्म की कोई सब्सिडी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं दे सकती है जब तक आप 37 माह के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। फिर ये सब कुछ क्यों किया गया? तो एक तो आई थिंक किसी को जब व्हेन यू सिट ऑन द टेबल टू मेक डिसीजंस, ये बात करनी चाहिए। एंड आई रियली होप कि दे गेट टेक्निकल पीपल, प्रोफेशनल पीपल, स्मार्ट पीपल जो ये बात समझा सकें कि ये एक अनटारगेटेड सब्सिडी है। इसको हम समझते ये हैं कि आप 100 वाले को भी दे रहे हैं, 200 को भी, 500 को भी, और उसमें कई होंगे, हो सकता है मैं घर में ना हूँ और मेरे घर में भी वो सब्सिडी आ जाए। सो इट्स अ नॉन टारगेटेड सब्सिडी। ये देना इसलिए सही नहीं है कि हम इस जमाने से
गुजर चुके हैं। आज हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है। जो भी सब्सिडी देनी है इट हैज टू बी टारगेटेड। सो फंड अगर मतलब मुझसे पहले पूछ लेते तो मैं बता देता कि फंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सब्सिडी हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए। नीयत बहुत अच्छी है गवर्नमेंट्स की, वो चाहती हैं कि ये पावर बिल्स ना पास ऑन हो, पर ये किया नहीं जा सकता बिकॉज वो जमाना गुजर चुका है अनटारगेटेड सब्सिडीज का। हम उससे रिट्रीव करना चाहते हैं। यही तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो आपने करने हैं। अगर आप उस सिमत नहीं बढ़ेंगे और अभी भी अनटारगेटेड रखें हम अपनी सब्सिडीज को, तो हम उस निजाम की तरफ नहीं जा पाएंगे जिसमें मुल्क की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो क्रिएट हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर अगर ये लोग ये बातें नहीं जानते हैं तो फिर किसको ये बातें पता हैं? क्यों अवाम को ये लॉलीपॉप दिया गया? तो देखें, ये तो अब अथॉरिटीज़ के डिसीजन है। मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जी सेक्टर बेहद एहतराम के साथ एनर्जी रेगुलेशन, एनर्जी ऑपरेशंस, ये तीनों एक इकोनॉमिक गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है नहीं टेक्निकल तो बहुत छोटे से मसाइल होते हैं। असल बात तो यह है कि ये आर्किटेक्चर पूरा ठीक होने वाला है, एनर्जी सेक्टर रीऑर्गेनाइज होने वाला है, आपको प्रोफेशनल्स टेबल पर बिठाकर डिसीजंस लेने हैं, और स्पेशली फंड के टाइम पे गेट एडवाइस from people who understand the fund mindset, जिन्होंने फंड के प्रोग्राम चलाए हों दुनिया में, जो समझते हों कि उनका मैक्रो फ्रेमवर्क कैसे डिस्टर्ब होता है जब आप एनुअल डेवलपमेंट बजट को तोड़ते हैं। सो फंड के टाइम पे टैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम 13-16 का प्रोग्राम रन कर रहे थे तो मैं कई दफा ये कहता था कि अभी ईसीसी की समरीज को लिमिटेड रखिए। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह कि कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे फंड का जो एक कागज यहां से अखबार का जाएगा और वो जाके वो पढ़ें, उसे कहेंगे फंड पूछे कि वो ये क्या कर रहा है, और एक वो ईमेल लिखते हैं मिनिस्ट्री को कि आप इसको एक्सप्लेन करें, और उसमें एक्सप्लेन करते करते 6 दिन लग जाएं, और फिर वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो अनटारगेटेड है। सो यू नो, थिंक विद अ माइंड जो कि फंड अप्लाई कर रहा है। वो जो 10-11 PhD लड़के लड़कियां बैठे हैं, वो बैठे हुए 24 घंटे इसी तरह की मॉडलिंग पाकिस्तान पे कर रहे हैं। सो हैव योर मेंटल माइंड सेट इन दैट। दिस इज क्रिटिकल इफ यू वांट टू डू द फंड। याद रखिए, पाकिस्तान, एक आखिरी बात, पाकिस्तान ने कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, लॉन्गर टर्म फंड फैसिलिटी नहीं कंप्लीट की सिवाय 13-16 के। सो इट इज क्रिटिकल दैट यू मेक योर प्रोफेशनल माइंडसेट टू कंप्लीट दिस फंड प्रोग्राम। जरा सा डीरेल प्रोग्राम नहीं होने दें ताकि आपको वक्त मिले वो कलीदी काम करने का कि आप मुझे कल कह सकें कि हमें बेहतरी फील होती दिखाई दे रही। ठीक है। अच्छा, वजीर खजाना ने जिस तरह से, उनके मुताबिक तो यह है कि अफरात ज़रा की शरह में कमी हुई है। आपको इस कमी के जो मईशत पर असरात अभी नजर आना शुरू हो गए हैं? जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, आयरोज वज़रा बयानात दे रहे हैं कि मोडीज़ की जो रेटिंग थी वो बड़ी अच्छी आ गई है, पाकिस्तान की उसमें अपग्रेडेशन हुई है, नो डाउट इट्स अ गुड साइन। बट अगेन वो तमाम चीज़ें जिनकी ये बात कर रहे हैं कि महंगाई अगर कम हुई है, वो ग्रास रूट लेवल तक तो सर अभी तक नहीं पहुंची है। लोग तो अभी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। फंड का प्रोग्राम होता है तो जो रेटिंग्स हैं, चूंकि हमारे रिजर्व्स $4 अरब थे, वो $9 अरब पे चले गए हैं, और एक 2 मंथ का इंपोर्ट कवर आ गया है। ऑटोमेटिकली एजेंसीज मूडी एंड फिच आपको एक नॉच अपग्रेड करती हैं। यूर स्टिल इन हाई रिस्क कैटेगरी। एक बात। नंबर 2, पाकिस्तान पिछले अगस्त में 27% इन्फ्लेशन थी, तो आप मार्केट गए तो लेट्स से कि सारी चीज़ें आपने खरीदी, तो आपने कहा यार मैंने 27% ज़्यादा पे किया है अगस्त 2022 के मुताबिक। अब आप मार्केट जाएंगे तो जो अगस्त 2023 की आपकी बास्केट थी वो 9.6% बढ़ी है। तो ये है एक, जिसे आप कहें रिलीफ कह लें या ईजियर ऑन योर पर्स कह लें, कि अब आपको 27% नहीं बढ़ी कीमतें, बल्कि 9.6% बढ़ी हैं। सो लोग अभी भी ये फील करते हैं कि जी महंगाई तो हुई है, पर उस शरह से नहीं हुई जो पिछले साल हो रही थी। दैट इज द कंफर्ट दैट यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द मैक्रो स्टेबिलिटी which has been achieved because you engaged with the fund. This is the true story. ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी तरफ अगर हम देखें, डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं, फौरन से कह दिया जाता है कि अब डॉलर की प्राइसेस का जो असर है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों पर भी आएगा। फ्यूल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं, वो हमने देखा कि उसका कहा जाता है कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर आएगा। तो जहां पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही होंगी, वो कैसे उस बात को यकीनी बनाएंगी कि जब फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं, डॉलर की प्राइस हमने देखा वो 300 क्रॉस कर गई थी, उसके बाद जब उसको नीचे लाया गया है तो वो जो महंगाई थी वो उस वक्त कम नहीं हुई है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद उस तेजी
तेजी से महंगाई नहीं हो रही जो पिछले साल हुई थी, लेकिन जिस पीक पर वो पहुंच चुकी थी अब मजीद उससे भी आगे बढ़ती जा रही है, नीचे तो नहीं आ सकी। देखिए, नीचे आना तो अभी मुमकिन नहीं है जब तक किसी मुल्क की पैदावारी सलाहियत इतनी बेहतर ना हो जाए। वीट की कीमत नीचे आई है, क्यों नीचे आई है? पैदावारी सलाहियत बेहतर हुई, यील्ड्स भी बेहतर हुई हैं। राइस की कीमत में इसी तरह कमी हुई, एक्सपोर्ट भी हुई बिकॉज हमारी यील्ड्स बेहतर हुई हैं। मैंने जाके एग्जैक्टली देखा। सो वो तो एक लॉन्ग टर्म काम है जो आप मांग रहे हैं कि यार पैदावारी सलाहियत बेहतर हो, एनर्जी सेक्टर एफिशिएंट हो, एक कंपटीशन हो, कीमतें नीचे आएँ। कीमतें नीचे आई हैं ना एक चीज़ की, पिछले 10 साल में देखिए कि आपका मोबाइल कितना सस्ता हुआ है, ये तो मानते हैं ना आप। कंपटीशन आया, वो सस्ता हो गया। अब आप 4 कैरियर्स हैं, जिस मर्जी के पास चले जाएं, वो भी एक कंपटीशन है। मुझे कोई अच्छी सर्विस नहीं देता तो मैं उसे कहता हूं यार मुझे तो एक बेहतर ऑफर है। सो यू नो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट हैज टू बी पुट टू मेक अ मार्केट इकोनॉमी इन पाकिस्तान। अभी उससे बड़ी दूर है, क्योंकि अभी तो फंसे हुए हैं कि स्टेबिलिटी किसी तरह। इस चीज से भी हमें निकलना पड़ेगा। हमें सर्जरी का काम जो है मच बियॉन्ड व्हाट वी आर डूइंग। बात यह है कि इकोनॉमी के चैलेंजेस रिस्पांस बहुत बड़ा मांगते हैं। बिग पॉलिसी चेंज ओवर, बिग पॉलिसी इंटरवेंशन, बिग पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन, वो करने की बड़ी सलाहियत बिल्ड करनी पड़ेगी। पर यकीन रखें कि अदराक हमने तो 15 मिनट में आपके प्रोग्राम में कर दिया। अदराक काफी क्लियर है, लोग समझ गए हैं ये बात। अब बात यह है कि ये सारा डिजाइन फ्रेमवर्क, इंप्लीमेंटेशन से पहले डिजाइन फ्रेमवर्क, हर चीज करते हैं फिर वापस लेते हैं, सब्सिडी देते हैं वापस लेते हैं। क्यों? डिजाइन फ्रेमवर्क ठीक कीजिए। आखिरी बात, अगर आप फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इस वक्त जो फॉर एग्जाम्पल यूजेज है इसकी वो टूट गई है। पाकिस्तान में 14% कमी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में। सो ये भी एक स्लोइंग इकोनॉमी का पार्ट है। अगेन कीमतें अगर रुपया 280 पे ना होता तो पेट्रोल की कीमत इससे भी बहुत ज्यादा होती, डीजल की कीमत इससे भी बहुत ज्यादा होती। ये मैक्रो स्टेबिलिटी का असर है जो आपने और मैंने पेट्रोल पंप पे फील किया है। दैट्स ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमें मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है तो आप क्या समझते हैं? टैक्स महसूलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो अच्छे से काम करना चाहिए। टैक्स महसूलात में हमेशा इजाफे की बात की जाती है, लेकिन अगर हम इशराफिया को उसमें शामिल नहीं करेंगे, उसके बगैर आपको लगता है कि ये तमाम अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? राइट साइजिंग की थोड़े दिन पहले बात की जा रही थी, उस पर कैसर बंगाली साहब ने अपने जो रिजर्वेशन थे वो दिए, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने तो शाही खराजात किसी भी सूरत कम नहीं करना चाहती है, सिर्फ उन तमाम मुलाजमीन की बात हो रही है, उन बड़े अफसरान पर कोई भी हम देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तमाम जो छोटे लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको कम कर दिया जाएगा तो शायद ये मामलात हल हो जाएंगे। So let's think this through. So मैंने एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे पर्चा जनवरी 29, 2023 को न्यूज़ अखबार में लिखा था और यही गुजारिश की थी कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स करेंगे तो तकवीयत भी मिलेगी और लोग फील करेंगे कि हुकूमत सीरियस है अपने एक्सपेंडिचर्स को काटने को, और जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है, जो वेस्टफुल जॉब्स हैं, जो वेस्टफुल अदारे हैं, जो वेस्टफुल डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स हैं, उन सबको ठीक करने को। अब ये बहुत बड़ा काम है, इसमें टारगेटेड सब्सिडी का भी रिफॉर्म करना है। अगेन यू नीड वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, एक्चुअरीज, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस गाइज एंड वुमेन हु कैन डू ऑल दिस। मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कामों को करने को अमली जामा पहनाना प्रोफेशनल्स का काम है। आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग। वो वक्त अगले चंद साल में ही आ जाएगा जब हम ये सारी सर्जरीज करेंगे, बिकॉज वी विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डू ऑल दिस। आज इसकी समझ आना, इसका एक, जिसे आप कहेंगे ना, इसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रहे हैं हम एक रिफॉर्म की, कि ये काम है जो पाकिस्तान में होने हैं और ये करने हैं हमने, और उसी से हमने मुल्क की जो असल होप है वो कायम है आज भी। जब करेंगे 3 से 5 साल के बाद ना IMF होगी, ना एक्सटर्नल चैलेंजेस होंगे, मुल्क एक और डगर पे चल रहा होगा। इसकी 2 मिसालें आपके इर्द गिर्द हैं। मैं सब पॉलिसी मेकर्स को कहता हूं पढ़ें। मनमोहन सिंह 1990 में इंडिया, और जो ओजाल था जब वो प्रेसिडेंट बना, दोनों ने एग्जैक्टली यही काम किया। उसने मेरे ख्याल 80 में किया था, जो आज पाकिस्तान में होने वाला है। अगर उन दोनों को पढ़ लेंगे
तो ये बहुत आसानी हो जाएगी ये काम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल इश्यूज जितने भी हैं, अगर वो तमाम पार्टीज उनको एक साइड पर रखती हैं, सूबाई हुकूमतों की हम बात करते हैं, सूबाई हुकूमतों का जो ताउन है वज़ीर ख़ज़ाना उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट करार देने हैं, यकीनी तौर पर वो है भी। इस ताउन की नौयत को अगर हम देखें, इसके मईशत पर मुमकिन असरात के बारे में आप क्या समझते हैं, कितनी मजीद बेहतरी आ सकती है अगर सूबे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं? सारे रियलाइज करें कि एक चैलेंज सिचुएशन है। चैलेंज ये है कि लोगों को तकलीफ है, 40% पावर्टी है, लोग फील कर रहे हैं कीमतों का बढ़ना, लोग फील कर रहे हैं कि बिजली ठीक होनी चाहिए। सो एक मेन इश्यूज पे तो एक सब स्टेक होल्डर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल पीपल। दे हैव बीन विद द गवर्नमेंट्स फॉर एजेस। 35 साल से सब लोग इस चीज में हैं। समझदारी से काम लें, सिट ऑन अ टेबल, बट डेलीगेट दिस टू प्रोफेशनल्स। मसला सिर्फ पॉलिटिकल विल का नहीं है, मसला टेक्निकल विल का है। मैं बार बार कहता हूं, फंड का प्रोग्राम चलाना, एनर्जी सेक्टर सर्जरी करना, यू हैव टू हैव पीपल हु कैन एक्चुअली डिजाइन एंड डिलीवर दिस। अगर ये डिजाइन एंड डिलीवरी नहीं होगी तो कोई बाहर से आके कभी भी एफपीआर को ठीक नहीं कर पाएगा। मैं आज भी कहता हूं 10 साल में देखिए कितने वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम चले हैं एफपीआर में। माजरत के साथ वो ऑन दी एजेस काम कर सकते हैं। सी स्वीट एफबीआर की एडमिनिस्ट्रेटिव लोग लाएं जो इस चीज को कर सकें। लोग लाए हैं वो। आई रियली होप, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो ये सारे काम कर सकें जो हमने गुफ्तगू की है। ठीक है। और अगर वज़ीर ख़ज़ाना जिस तरह से वजारतों की बात कर रहे हैं, महकमों की बात कर रहे हैं कि उनमें राइट साइजिंग होगी, आपके ख्याल में ये इकदाम अगर ले लिया जाता है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए भी, ये किस हद तक मौसर हो सकता है, क्योंकि हमेशा से इस पर बात होती है? ये लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स नीचे जाने हैं, इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 17 सब्जेक्ट हैं, लिखा हुआ है। ये तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन कर रहा हूँ और उसको एनएफसी के साथ पढ़ रहा हूँ। तो 300 से 600 अरब मेरे फेडरल गवर्नमेंट के बचने चाहिए और सूबों को खर्च करने चाहिए। सूबों को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। एनएफसी पे भी दस्तखत हैं। 18वीं तरमीम पूरे मुल्क ने जो है इकट्ठे मिलकर की है। गो अहेड, प्लीज डू इट, आज कर लें, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी? जिस तरह हमने पहले भी गुफ्तगू में इस बात को शामिल किया था कि पंजाब हुकूमत ने कोशिश की एक रिलीफ देने की, लेकिन शायद वो अपनी वर्किंग जो है वो सही तरीके से नहीं करके आए थे कि जब तक आप IMF के एक मुआहदे में जकड़े हुए हैं 37 माह तक आप कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं आवाम को, फिर किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह से प्राइसेस को डाउन लेकर आएंगे? रिलीफ सबसे बड़ा ये है कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है, रुपया स्टेबल है, सारा जिसे कहेंगे चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई शॉर्टेजेस नहीं है, कुछ ग्रोथ की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, एक स्टेबिलिटी है। आई थिंक ये इसको रिलीफ समझें फॉर द टाइम बीइंग, और हुकूमत पे हमेशा अथॉरिटीज़ पे प्रेशर रखें कि वो कलीदी काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बार बार इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि किसी बलोच ने किसी पख्तून, सिंधी या पंजाबी को नहीं बल्कि एक दहशतगर्द ने पाकिस्तानियों को मारा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करेंगे लाहौर में पुरानी दुश्मनियों के हवाले से, जिसका सिलसिला एक बार फिर से खूनरेज़ शक्ल इख्तियार कर चुका है। तीफी भट्ट और मकतूल टीपू ट्रक्कावाला के ग्रुपों के दरमियान दहाइयों पर मुहित ये दुश्मनी पीर के रोज़ एक और अलमनाक वाक़े को जन्म देती है, जहां तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कैनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उनकी बहन शदीद जख्मी हो गई। यह वाक़या लाहौर में गैंग वॉर के बढ़ते हुए खतरात की जानिब भी इशारा कर रहा है, जिसके बारे में पुलिस और दीगर इदारे मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। ये पुरानी दुश्मनी उस वक्त एक और संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है जब जावेद भट्ट और उनकी अहलिया पर उस वक्त हमला किया जाता है जब वो स्कूल से अपने बच्चों को लेने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये हमला मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से किया गया है जिन्होंने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस वाक़े को गैंग वॉर की एक और किस्त भी कहा जा रहा है, जिसमें दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी दुश्मनी दोबारा से सर उठा रही है। रवां साल जनवरी में भी हमने देखा कि टीपू ट्रक्कावाला के बेटे अमीर बालाज को कत्ल किया गया था, जिसके बाद तीफी भट्ट और उनके साथियों को इस केस में नामजद किया गया था। एहसन शाह, जो कि अमीर बालाज का करीबी दोस्त था, उसको तीफी भट्ट के साथ राब्ते के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पूछता है कि मेज़बान मियां इमरान अरशद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो तमाम तर गैंग वॉर इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसका आगाज जनवरी में हुआ बलाच के कत्ल के बाद, अब वो हमने देखा कि फिर एहसन शाह को भी कत्ल कर दिया गया, या वो एक पुलिस मुकाबला था, वो किस तरह से वो फायरिंग हुई। एहसन शाह वाला जो वाकया था, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप सबसे पहले मैं बताइएगा कि वो किस तरह से हो गया। मरकजी मुजरिम उसको करार दिया जा रहा था अमीर बालाज के कत्ल का, तो वो जब वाकया हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक अलग से डिबेट छिड़ गई। हर बंदा आज माइक लेकर पहुंच
पहुंच जाता है किसी न किसी एक्सपर्ट के पास और हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। इसमें ओरिजिनल स्टोरी क्या है? वो पुलिस की हिरासत में उस वक्त था, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, या असल मामला क्या था? अच्छा, पुलिस ने एक बड़ी अजीब व गरीब हरकत एहसन शाह वाले मामले में की है जी। उसको मरकजी मुल्जिम कैसे गर्दाना जा सकते हैं? एहसन शाह के साथ हमदर्दी नहीं है मुझे कोई। मरकजी मुल्जिम वो है जिसने फायर किया है, फायर करने वाला मौके पे मारा गया है। फिर मरकजी मुल्जिम वो बनता है जिसने शूटर भेजा था, वो मफरूर है। एहसन शाह मुआवनत में था, और वो जो मफरूर हैं जिनका आप जिक्र करें वो तीफी भट्ट हैं, तो वो मुबैना तौर पर इसमें शामिल हैं या अब ये कंफर्म है पुलिस की तरफ से? पुलिस को तो कंफर्म है, पुलिस का मानना तो यही है। देखिए पुलिस तो बहुत क्लियर है इस पर कि तीफी भट्ट के ही लोग थे, और वो उनके जो भी एविडेंसेस उनके पास लूले लंगड़े मौजूद हैं उनके मुताबिक वो कंफर्म है। और यही वजह थी कि एहसन शाह जो है वो जेल में था। 109 में एहसन शाह की बहुत आसानी से जमानत हो सकती थी। एहसन शाह की हमारी इत्तलात के मुताबिक एक अरसा तक चीजें मैनिपुलेट होती रही हैं। अब उसको एक डकैती में लेकर जा रहे हैं। कैसा बदबख्त और हवन्नक किस्म का इंसान था, मर गया, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जिसने एक बड़ा जुर्म जो है उसके पैसे घर में रख लिए थे और एक 30,000 की जो डकैती है उसकी कब्र बनाकर कब्रिस्तान में दफना दिए थे। यानी उसके लिए 30,000 रुपए ज्यादा कीमती थे, और ये लाखों रुपए का जो मामला था, और टीपू ट्रकों वाले के बेटे को कत्ल करवा रहा है। वो पैसे वो घर पे रख रहा है कि आओ मुझे पकड़ लो, और उसके बाद फिर पुलिस उसको ले जाते हुए मारा जाता है। मुबैना पुलिस मुकाबले में हमारी इत्तलात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पुलिस का मौकफ यह है कि उसका भाई हमला करता है, अली, छुड़ाने के लिए। हाँ, तो वो हमला करता है, फायर लगता है। अब कैसा, फिर एक तो मुझे एक जानिब टार्जन भी था और एक हवन्नक इंसान भी था। फायर उसके सीने पे लगता है, किसी और को नहीं लगा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, पुलिस की भी हिफाजत फरमाए। फिर वो पुलिस को हाथ खड़ा करके बताता है, कहता है पाइन मेरा अपराध है। फिर वो उसके गले में फायर मार देता है। पूरा सिस्टम मामू बनाया जा रहा है। अब इससे कहानी आगे चल पड़ी। अब ये जावेद भट्ट का मर्डर हो गया जी। एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही कि जावेद भट्ट वाज द राइट हैंड ऑफ तीफी भट्ट। तीफी भट्ट की 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें 2 भाइयों के साथ भी आई हुई हैं, और दोनों भाई जो हैं वो ताजर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। आपके भी 10 अजीज होंगे, मेरे भी 10 अजीज हो सकते हैं। क्या आपके कंधों पर उनका बर्डन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कानूनी शरई कोई बार है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसके लिए उनको टारगेट कर दिया गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर जावेद भट्ट वाकई तीफी भट्ट का राइट हैंड था, तो जावेद भट्ट अपनी एक पुरानी 1902 वाली जो इंटरकूलर है उसमें बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जा रहा था? उसके बच्चे तो मोस्ट प्रोटेक्टेड होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दादा दादी इन इंसिडेंट्स के बाद, इन दिनों में जब पता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अंधे को पता है, हमें पता है कि कुछ होगा, अभी भी चीजें चलेंगी। अच्छा, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हम सबको अगर ये पता था, हम सबको इदराक था, एक तो उस फैमिली को नहीं पता था, दूसरा लाहौर की पुलिस को भी नहीं पता था। सर मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ, आप होम डिपार्टमेंट को भी चेक करें कि जावेद भट्ट के नाम पर तो मेरे ख्याल से कोई 20-22 असलों के लाइसेंस होने चाहिए थे। सर मेरी इत्तला के मुताबिक एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कोई उन्होंने ही वॉज एन अनआर्म्ड पर्सन। सुने, तीफी भट्ट का राइट हैंड जो उसके सारे मामलात को संभाल रहा है, ये ही वॉज एन अनआर्म्ड पर्सन, ठीक है। बड़ी बहन जो है तीफी भट्ट की, वो ब्याई गई है इसी शख्स जावेद भट्ट के बड़े भाई के साथ, तारिक भट्ट के साथ, ठीक है, एक ही फैमिली में। सामने वाला घर छोटे भाई का है जो मर्डर हो गया है, और दोनों अनआर्म्ड है। फिर सीआरओ देखें, कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। तीफी भट्ट का राइट हैंड हो तो उसके सारे मामलात देखता हो, एवं आंधा जांधा ही कोई पर्चा करा देंगे। जी, बिल्कुल इतनी बड़ी दुश्मनी है सर ट्रकों वालों के साथ। ट्रकों वाले कोई सादा लोग नहीं है, ये दहाइयां गुजर चुकी हैं इस मामले को। 30 साल से ये दुश्मनी चल रही है, और 65 साल की उम्र में एक बंदा मारा जाता है सर, और पूरी जिंदगी में उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं नजर आ रहा नुमाया, और फिर कह रहे हैं कि ये तीफी भट्ट का राइट हैंड था। सर हो क्या रहा है कि पुलिस की नाअहली, नालायकी, और यही वजह है कि ओसीयू जो कि सबका सीआईए था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बेसिकली बिहेव कर रहा है एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के तौर पर, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक अफसर है उनके पास, एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम है शकील भट्ट। सर टीपू ट्रका वाला मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे है। सर अमीर बलाज मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे है। एहसन शाह मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे। शकील भट्ट मुझे लगता है ही इज अ पर्सन विद सुपर पावर्स।
ये पता नहीं मार्वल सीरीज क्या बेचते होंगे सर, वो शकील भट्ट से नहीं मिले हुए। सर ये वाहिद आदमी है पंजाब पुलिस के पास, ओसीयू के पास, जो लाहौर की खानदानी दुश्मनियों की नर्व को जानता है। सर एक चीज ज़हन में रखिए, लेकिन नर्व को जानते बूझते भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब लाहौर का अमन जो है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। 3 इंसिडेंट्स हम देखे बैक टू बैक हो चुके हैं और लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशंस पर हो रहे हैं। जिस तरह का ट्रैफिक जैम हमने देखा, मतलब आजकल के दौर में उस अमीर बालाज मरते हैं शादी में। जी बिल्कुल। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उस शादी में जाना है जिसमें कोई बड़ा बंदा, कोई दुश्मनदार ना आ रहा हो, आपने मेक श्योर करना है। कब्रिस्तान आपने जाना है तो आपने ये देखना है या कब्रें किस किस की हैं। म्यानी साहब जाते हुए आपने एक स्टील बॉडी कॉस्ट्यूम पहन के जाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस मुबैना मुकाबला हो गया। फिर आपने सड़क पर चलना है। सर आपको नहीं पता आंधी गोली कहां से लगनी। बिल्कुल सर, दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव अबाउट लाहौर। सर ये 90 की दहाई की कराची का रिफ्लेक्शन यहाँ पर कायम किया जा रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, तमाम जगहों पर सीसीटीवी मौजूद, जहां पर सेफ सिटी के बाद हादसा हुआ वहां कैमरे अंधे थे। सर पे कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल सब खराब। ये भी जावेद भट्ट के मर्डर का जो स्पॉट है वहां के कैमरे खराब पाए गए, हमें बताया गया अरब सेफ सिटी है। बिल्कुल सर इट इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मुझे नहीं पता सीसीपीओ लाहौर सो रहे हैं, मुझे नहीं पता आईजी पंजाब क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मरियम बीबी क्या कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा को इस चीज का इदराक होना चाहिए कि 90s में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, लाहौर में ये खूनी खेल चल रहा था। अब मरियम साहिबा बैठी हुई हैं लाहौर में, दोबारा खूनी खेल सर उठा नहीं रहा है, वही फैमिली एक मैसिव सिचुएशन अख्तियार कर गया है। अब मैंने टीपू ट्रका वाला के वालिद के मर्डर की खबरें निकाली, नवाज शरीफ साहब ने गले लगाया हुआ है और खबर ये छपी है नवाज शरीफ के अजीज फलां 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 हादसे में जान बाग। तो ये फैमिली नून लीग की फैमिली कंसिडर होती है, ट्रका वाला बड़े क्लोज बिल्कुल इसी तरीके।